नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ आप सभी लोगों को साथियों इतिहास विषय की जानकारी दूंगा और इतिहास का अपना जो दायरा रहेगा वो भारतीय इतिहास है साथियों। और भारतीय इतिहास के बारे में हम विस्तार से और जितना भी यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो चीज़ पूछी जाती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मेरा परिचय आप जैसा कि जानते हो, मैं श्रीमान दिलीप भारद्वाज से रणवीर सिंह राठौड़ और श्रीमान दिलीप भारद्वाज जी मेरे गुरु, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि और मेरा सौभाग्य साथियों। ठीक है, उन्हीं के आशीर्वाद से शिक्षा जगत के अंदर यानी कि शिक्षा जगत के अंदर मैंने कदम रखा और लगातार उन्होंने अपने यानी कि अच्छे संस्कारों से और अच्छे विद्याध्ययन के माध्यम से लगातार उन्होंने साथियों अध्यापन करवाया और उसी का परिणाम आज है। तो साथियों मैं आप सभी लोगों को करवाऊंगा इतिहास, और इतिहास अभी जो इतिहास का जो दायरा रहेगा वो होगा भारतीय इतिहास। कहने का मतलब हमारी जो कक्षा होगी भारत के इतिहास की होगी साथियों। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की कक्षा में हम एक मतलब बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो साथियों हाँ, और अब अपन लोग भारतीय इतिहास की कक्षा को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। हंस वाहिनी जीके क्लासेज में एक बार आपका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है साथियों। सभी को जय श्री राम, सभी को जय माता दी की, सभी को राम राम सा। तो साथियों ले दे अपने विषय को, और हमें पढ़ना है साथियों क्या, इतिहास। और इतिहास में ही हम जिस विषय की ओर बात कर रहे हैं यानी इतिहास में किस इतिहास को पढ़ेंगे। वैसे तो आप इतिहास की सामान्य जानकारियां तो पहले से ही जानते होंगे, जैसे कर है ना, इतिहास विश्व इतिहास के जनक की बात करोगे तो हेरोडोटस हो जाएंगे। और अगर अपन लोग भारतीय इतिहास की जनक की बात करेंगे तो हमारे महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे साथियों। और उसी प्रकार राजस्थान के इतिहास की बात करोगे आप लोग तो वहां पर आपको कर्नल जेम्स टोड को पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब आरंभिक जानकारी आप लोगों को जानते हो और पहले से आप लोगों को बताई हुई है। तो आज का अपना जो बिंदु है साथियों यानी इतिहास, और इतिहास में ही हमारा जो दायरा है मैंने आपको बताया वो क्या है, भारत के इतिहास यानी भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे साथियों, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है साथियों, वो है वैदिक सभ्यता साथियों। यानी भारत के इतिहास में हम किसको पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। यानी हमारा भारत के इतिहास में जो बिंदु है साथियों वो है वैदिक सभ्यता। तो ले लेते हैं वैदिक सभ्यता को और करते हैं बात इसके एक एक महीन पहलू की। वैदिक सभ्यता, जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो वैदिक सभ्यता के पहले की जो सभ्यता है उस सभ्यता को तो आप जानते हो अच्छी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और उससे जुड़े हुए हर एक तथ्य आप जानते हो क्योंकि आपको बताया आरंभिक में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारियां हैं, बहुत सारे स्थल है हमारे इधर भी है, मोहनजोदड़ो है ना, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धौलावीरा, रंगपुर, राजस्थान में कालीबंगा, रंगमहल है ना, पीलीभंगा है ना। तो ये सारी मतलब चीजें हम लोग राजस्थान के इतिहास में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो वो चीजें लगभग बिंदु है सभी लोगों का तैयार है। तो अब हमारा जो बिंदु है जो सबसे गौर करने योग्य है और प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु है साथियों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे साथियों तो सबसे पहले तो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में ये जानना होगा कि सभ्यता का काल क्या है, यानी सभ्यता का काल क्या है। जैसा कि हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही यानी एक तरीके से पतन हो गया था, वो एक शहरी सभ्यता थी साथियों। कौन सी थी, शहरी सभ्यता थी। और उसका क्या हो गया, पतन हो गया, नगरीय सभ्यता कह सकते हैं, नगरीय सभ्यता। उसका पतन होने के बाद एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई, तो वो थी हमारी साथियों कौन सी, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के कालक्रम में आपको कोई बता दे तो आप बता सकते हो साथियों, हाँ 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। अब यहाँ पर भी ये गौर करना, ईस्वी पूर्व है और ये ईस्वी पूर्व है और ईस्वी सन ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इनके लिए एक अंग्रेजी में शब्द आता है एडी व बीसी, ये बात ध्यान रखना आप लोग। एक तो होता है बीसी, एक होता है एडी।
ठीक है। यहाँ पर दो एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ एक विद्यार्थियों की ये चीजें जब तक नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को कहीं बीसी पढ़ना होगा, कहीं एडी पढ़ना होगा। मेरे कहने का भाव है कहीं पर तो आप पढ़ोगे ईसा पूर्व और कहीं पर आप पढ़ोगे ईस्वी सन पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए अगर अपन लोग बात करें बीसी की और एडी की, तो यहाँ थोड़ा सा देख लेना बी और सी। देखिए यहाँ पर बी और सी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है बिफोर, सी का अर्थ है क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व है। यानी इस शब्द को आप हिंदी में क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। ठीक है, ये आपका एक मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट हुआ। उसके बाद अगर आप एडी की बात करोगे तो एडी में आप लोग लिखोगे, देखिए ध्यान रखना यहाँ पर ये नहीं होगा आफ्टर, है ना, हम कहीं ऐसा काम ले ले आफ्टर, है ना, आफ्टर ए का अर्थ यहाँ पर आफ्टर नहीं है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ठीक है, ये शब्द आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसका अगर हिंदी में लिख देता हूँ सीधा ही, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदी लिखा है बीसी का, एनो डोमिनी, इसका अर्थ आप लोग लिख सकते हो आराम से, क्या लिख सकते हो, ईस्वी सन। ठीक है, तो अब अगर अंग्रेजी में भी ये शब्द आए तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एनो डोमिनी की, है ना, डोमिनी या डोमिनी वो आपके अंग्रेजी का उच्चारण है। तो देखिए बीसी और एडी ईसा पूर्व है और ईस्वी। ठीक है, इतनी सामान्य जानकारी आपको बार बार बीच में ये आएंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय इतिहास और विश्व का इतिहास है राजस्थान का, उसमें भी इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक बिंदु आप लोगों को याद हुआ। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है आपका सबसे पहले वैदिक सभ्यता का ये साथियों क्या है, काल है। ये आपका क्या है, काल है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, यानी इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। इससे पहले की सभ्यता मैं बता रहा हूं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अब देखिए वैदिक सभ्यता को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि इस वैदिक सभ्यता के जन्मदाता कौन है, संस्थापक कौन है। संस्थापक लिख सकते हैं हम, संस्थापक। वैदिक सभ्यता के संस्थापक की बात करेंगे साथियों तो ध्यान रखना इसके संस्थापक है आर्य। कौन है, आर्य। यानी वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है, आर्य है। अब बात आती है कि ये आर्य शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग समझ जाओगे। शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में ये परीक्षा का पार्ट बन गया है। ठीक है, तो आर्य, आर्य यानी मैंने आप लोगों को बताया, यानी वैदिक सभ्यता के अगर अपन संस्थापक की बात करें तो कौन है, आर्य है। और आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हमें देखना है। तो देखिए एक शब्द आता है बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, श्रेष्ठ। ठीक है, ये आपका श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ। दूसरा शब्द और मिलता है, अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको वहां पर ये मिलेगा, कुलीन, अच्छे कुल का। ठीक है, अच्छे कुल का या उच्च गुणों से युक्त। ठीक है, अगर एक और मिल जाए, अगर एक तो ये मिल जाए आपको और एक मिल जाए उच्च गुणों से युक्त, उच्च गुणों से युक्त। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। यानी कि आर्य उच्च गुणों से युक्त थे साथियों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संस्थापक आर्य, शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ लिया और वो हमने क्या पढ़ा, श्रेष्ठ, कुलीन और उच्च गुणों से युक्त। अब बात आती है शाब्दिक अर्थ तो हो गया, तो ये जो आर्य है ये इनका मूल स्थान कहाँ है। ठीक है, अगला बिंदु आपका ये बनता है, आर्य है वो आए कहां से थे, यानी आर्य है वो आए कहां से थे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार का एक बिंदु मिलता है। देखिए ऐतिहासिक ये बात बताई जाती है, कोई विद्वान कहीं से भी बताता है, कोई विद्वान कहीं से भी बताता है, लेकिन वास्तविक रूप में तो मेरा जहाँ मानना है कि आर्य यहाँ से सदियों से यहाँ से थे, आप सब लोग जानते हो। लेकिन फिर भी इतिहास ने जिस प्रकार लोगों ने तोड़ा मरोड़ा और आगे बताया वो अपने अपने अनुसार सभी लोगों ने बता दिया। ठीक है, सच्चाइयाँ हमारे सामने बिल्कुल अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों ध्यान रखना सिलेबस के अंदर वही चीज पढ़नी है और वही माननी है, एग्जाम में वही आएगी। ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ चीजें बदल रही है, इतिहास बदल रहा है, भूगोल बदल रहा है, पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। संस्थापक की बात हम कर ली, आर्य शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन या उच्च गुणों से युक्त। अगली बात लीजिए साथियों आर्य की, आर्य और क्या थे, मतलब आर्यों का मूल स्थान, ये प्रश्न आ सकता है भाई परीक्षा में, आर्यों का मूल स्थान। ठीक है, अब आर्यों के मूल स्थान की बात जब परीक्षा में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे साथियों, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आर्यों के मूल स्थान के बारे में भी अपन पढ़ लेंगे। चलिए विद्युत का व्यवधान है लेकिन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो देखिए अपन लोग बात कर रहे थे साथियों आर्य की। ठीक है, और आर्यों में एक चीज ध्यान रखना, आर्यों का मूल स्थान की बात करें
तो यहाँ पर अलग अलग विद्वान आते हैं, अलग अलग अपनी राय दे देते हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वान आते हैं, अलग अलग अपनी राय दे देते हैं, ठीक है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती क्या बता रहे हैं कि तिब्बत बता रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इन्होंने अपनी अपनी क्या दे दी साथियों, राय दे दी। हमें एक व्यक्ति पर ध्यान रखना है जिसका नाम है मैक्स मुलर, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, आर्यों का मूल स्थान, मैक्स मुलर नामक एक विद्वान होता है, वो बताता है मध्य एशिया। क्या बताता है साथियों, मध्य एशिया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, आर्यों का मूल स्थान क्या है, मध्य एशिया है, ठीक है। और ये बात कौन बताता है, एक विद्वान बताता है, और उस विद्वान का नाम है मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, ठीक है। प्रश्न ये भी परीक्षा में आया हुआ है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान, और वैसे सीधा आ जाए तो भी मध्य एशिया ही होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना साथियों, ओके। मैंने क्या बताया है, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, मैक्स मुलर नामक विद्वान, और अधिकतर विद्वान इसका समर्थन भी करते हैं, ठीक है। अधिकतर विद्वान या इतिहासकार समर्थन, अधिकतर विद्वान या इतिहासकार इनका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। क्या ये क्या कहते हैं कि वास्तव में आर्य मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। अब ये आर्य मध्य एशिया से आए तो थे, लेकिन ये कहाँ से होते आए थे, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले मैंने ये तो आपको बता दिया, तो अभी मध्य एशिया से तो आए थे, लेकिन कहाँ से, भारत में जब प्रवेश किया था, यानी भारत में इनका प्रवेश है वो कहाँ से होता है, ध्यान रखना ये बात, भारत में प्रवेश, भारत में इसका प्रवेश होता है, एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। ध्यान रखना भाई, परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। खैबर दर्रे से, ठीक है, खैबर दर्रे से आर्य भारत में प्रवेश किया भी, खैबर दर्रे से, ठीक है। इतनी बात आरंभ में पढ़ी आप लोगों ने, मैं इस चीज को आपको और आगे थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इतना जब आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, चाहे कैसे भी याद होना चाहिए। मैं इस चीज को फटाफट एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को इससे थोड़ी आगे की कहानी बताऊंगा। बीच में कुछ हमें स्रोत भी पढ़ने होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो दोबारा सुन लीजिए, इतिहास हम पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास, बिंदु हमारा है वैदिक सभ्यता, काल क्या है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है, यानी ये आपका बीसी है, न कि एडी है। एडी तो बाद में आता है, ईस्वी सन है। और उसके बाद अपन लोग बात करेंगे साथियों, काल यही हो गया। और संस्थापक आर्य, शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या उच्च गुणों से युक्त। उसके बाद आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने ये बात बताई कि मध्य एशिया है, और अधिकतर विद्वानों ने इसका क्या कर लिया, समर्थन कर लिया। और भारत में ये प्रवेश किस दर्रे से किया साथियों, उन्होंने खैबर दर्रे से किया, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ी और महत्वपूर्ण बात है इस विषय की, वो मैं बता देता हूँ। बिंदु आप लोगों को समझ में आ चुका है आरंभिक रूप में, सबसे पहला बिंदु हमारा हमने लिया है इसको, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा हमारी इतिहास की है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम भारत का इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और बिंदु हमारा चल रहा है साथियों वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता की काफी सारी जानकारियां, विद्युत का समाधान भी निकल गया। चलिए देखिए, वैदिक सभ्यता की अपन लोग बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता में अभी हम वही पढ़ रहे थे, स्रोत आरंभिक में इनके जो स्रोत थे, तो उनमें कुछ स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात ध्यान रख लेना आप लोग। वैसे तो इनके दो स्रोतों में, इनको दो भागों में बांट देते हैं स्रोतों को, कि एक तो इनको पुरातात्विक स्रोत ले लेते हैं और इनका एक साहित्यिक स्रोत, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की ही बात करेंगे, है ना, और स्रोतों की बात हम आगे करने वाले हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता के स्रोतों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, चित्रित धूसर मृद भांड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों, ध्यान रखना। चित्रित धूसर मृद भांड, पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता है, बिल्कुल है वैदिक सभ्यता की चित्रित धूसर मृद भांड। मैं आरंभिक में सामान्य परिचय हो रहा है वैदिक सभ्यता का, इसको आगे सहूलियत के हिसाब से दो भागों में बांटा जाएगा, उसको भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्रोत चित्रित धूसर साथियों क्या है, मृद भांड, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आता है। और ये मृद भांड, ये चित्रित धूसर मृद भांड भारत के किन स्थानों पर मिले थे, ये बात ध्यान रखना साथियों, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान,
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और दूसरा बिंदु, ये आपका पहला बिंदु हो सकता है। दूसरा बिंदु आप इसको ले लीजिए, एक हरियाणा का भगवानपुरा गांव में ध्यान रखना, अपन बात करेंगे हरियाणा के किसकी, भगवानपुरा गांव में। यहाँ पर भी यानी वैदिक सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। एक है ना, एक घर में 13 मकान मिले हैं, ठीक है, हाँ एक घर में 13 मकान मिले हैं। तो ये बात याद रखना, हरियाणा के गांव में एक घर में 13 कमरे मिले हैं। ये भी वैदिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसी प्रकार यानी ऐसा ही, ठीक ऐसे ही कहते हैं 3 अवशेष, 3 स्थल है, ऐसे ही ये घरों वाली स्थिति, ऐसे ही 3 स्थल कहां पर है साथियों, ऐसे ही 3 स्थल पंजाब में भी मिले हैं। कहां पर, पंजाब में भी, ठीक है। तो ये 2 बिंदु आरंभिक में है। आजकल प्रश्नों की शैली बदल रही है, समय बदल रहा है, विद्यार्थी बदल रहे हैं, पढ़ाई करने का तरीका बदल रहा है, तो सब कुछ बदल रहा है। तो परीक्षा जो प्रश्नों का पैटर्न भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। रटी रटाई डर्रे की जो चीजें हैं उनको आप थोड़ा सा छोड़ करके कुछ नई स्किल से आप लोग सीखिए। तो स्रोत की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो और बात कर लेते हैं। एक अभिलेख आता है जिसका नाम है कस्साइट अभिलेख। कस्साइट अभिलेख, इसी अभिलेख का नाम है साथियों कस्सी अभिलेख। ये प्रश्न कोई भी आ जाए आप लोग बता दें, बोगजागोई अभिलेख या एक अगोर आएगा उसकी बात करेंगे हम लोग अभिलेख। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कस्साइट अभिलेख या आपका कस्सी अभिलेख, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में। तो ये अभिलेख साथियों कितना पुराना है आपको ये ध्यान रखना है, 1600 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है भैया, 1600 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। और इस अभिलेख की अगर अपन लोग बात करेंगे ना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये अभिलेख आप लोगों का सीरिया यानी कि अपन लोग बात करेंगे ना, सबसे पहले इराक से मिला है ये अभिलेख। कहाँ से मिला है, इराक से, ये लीजिए इराक से, ठीक है। और इसके अंदर एक जानकारी भी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो जानकारी ये है कि आर्य ईरान से आए थे। ये कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भैया, ये है ना इस अभिलेख में कस्साइट जो अभिलेख मैं बता रहा हूँ है ना, इराक का जो अभिलेख है, इससे इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि आर्य है ना, आर्य वो कहाँ से आए थे, आर्य ईरान से आए थे, ईरान से, ठीक है। और फिर ये 2 भागों में बंट गए थे। कहते हैं कि एक भाग है इनका कहाँ पर आ गया था, हाँ आर्य ईरान से आए, और एक शाखा कहाँ पर आ गई, भारत। ये बात ध्यान रखना, वर्तमान क्षेत्र का नाम ले रहे हैं हम लोग भारत, ठीक है। तो ये कस्साइट अभिलेख भी याद करना साथियों। उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, मैं उसको ले लेता हूँ 4 नंबर को। इस अभिलेख का नाम है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, बोगजागोई, बोगजागोई या गोई या बोगजगोई, ठीक है। देखिए बोगज या बोगजा मिल जाए तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता, बोगज कोई, और ये बोगज कोई या कई जगह गोई लिखा मिलता है तो ये बोगज कोई, ठीक है। तो इस अभिलेख में बोगजागोई अभिलेख है, इस अभिलेख की अगर अपन लोग बात करें ना साथियों सबसे पहले, ठीक है, तो ये 1400 ईस्वी पूर्व का है। कब है, 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है भाई, 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। और ये अभिलेख मिला कहाँ पर है, एशिया माइनर में। कहाँ पर, एशिया माइनर, एशिया माइनर। अब ये क्या लफड़ा है एशिया माइनर वाला, एशिया माइनर, एशिया माइनर का मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बता देता हूँ। वर्तमान क्षेत्र की बात करें साथियों तो एशिया माइनर तुर्की का भाग है भैया। किसका भाग है, तुर्की का भाग है। तुर्की का जो क्षेत्र है वहां पर है, ठीक है। एक पठारी क्षेत्र है, 2000 से लेकर के 4000 फुट ऊंची पहाड़ियां वहां पर, पठार वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों का बोगजागोई, एशिया माइनर। और एशिया माइनर में मैंने एक बात आप लोगों को बता दी है, यानी तुर्की का ये क्षेत्र है, तुर्की का। और उसके अगर पास का क्षेत्र की अगर बात करें ना, पास में
है ना, तो वहां पर ईरान है। कहा क्या है भाई, ईरान है। ईरान जो देश है जिसकी राजधानी तेहरान है, आप जानते हो अच्छी तरह से, वही है। ठीक है, हाँ, तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो बोगजागाई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व है। एशिया माइनर तुर्की मैंने आपको बता दिया, और पास में क्या है, ईरान है। ठीक है, तो सीधा ईरान से आ जाता है, कई बार तुर्की का नहीं आता है, टर्की तुर्की। ठीक है, अब देखिए बोगजागाई अभिलेख में जो सबसे अच्छी जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है, यानी वैदिक देवताओं को यहाँ पर उल्लेख मिलता है भैया। वैदिक देवताओं का उल्लेख, देवताओं का इसमें क्या मिलता है, उल्लेख। और ये देवता कौन है, चार महत्वपूर्ण देवता याद करने हैं आप लोगों को। चार महत्वपूर्ण देवता याद करने हैं साथियों। एक तो है इंद्र, क्या है साथियों, इंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है इंद्र। नाव पर सवार इंद्र की मूर्तियां का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नाव पर सवार, तो ये लीजिए आप लोगों का इंद्र। उसके बाद आप लोग बात कर सकते हो वरुण की साथियों, वरुण। ठीक है, एक है मित्र, है ना, मित्र नामक देवता है। और एक आप लोगों का जो देवता बचा है वो साथियों नास्ते है, नास्ते। ठीक है, नास्ते। तो देखिए ये चार देवताओं का उल्लेख, यानी कि बोगजागाई अभिलेख में वैदिक देवताओं और कुल कितने, चार देवता है, ये ध्यान रखना। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते, इन देवताओं का इस अभिलेख में क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। बात ध्यान रखना किसकी, बोगजागाई अभिलेख की, 1400 ईस्वी पूर्व का है, एशिया माइनर तुर्की के पास है। समझ में आ गया, बहुत ही सरल चीजें थी। अगर एक एक बार पढ़ोगे तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो मैं बार बार इसको रिवाइज कराता रहूंगा, बीच बीच में याद करवाता रहूंगा। जब भी अभिलेखों की बात आएगी तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बोगजागाई अभिलेख रिवाइज सबसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो देखिए बोगजागाई अभिलेख की बात हो गई, ये चार देवता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। कैसे याद करोगे आप लोग इसको, हाँ, कैसे भी, मतलब आप लोग अपना क्या बना सकते हो, कोई सिंपल ट्रिक बना सकते हो और बना करके उसको आप लोग कर सकते हो साथियों। ठीक है, हाँ, तो देखिए मनवी से हो जाएगा क्या, मनवी से देखिए बनता है क्या कोई ट्रिक, अमनवी आई क्या हो गया क्या, देखिए मनवी, हाँ, तो मित्र हो गया अन से, और न से हो गया नास्ते, और फिर वी वैसे क्या हो गया वरुण, और आई से हो गया इंद्र। ठीक है, मनवी याद कर लेना, मनवी। ठीक है, क्या नाम याद करोगे अंग्रेजी में, मनवी। ठीक है, बन गया ट्रिक, ऐसे अपने आप याद आ जाएगा। बोगजागाई अभिलेख में चार देवता का उल्लेख है, क्या नाम है, मनवी, मनवी, मैं न, है ना, अम अन आई, अम अन वी आई। तो ये आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते, उल्टा पुल्टा करके लिख दिया, लेकिन आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक प्रकार का लॉजिक मिल जाएगा। तो इन चार देवताओं को यहाँ पर क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। ये वैदिक आपका बोगजागाई अभिलेख है। लेकिन अब इसमें एक बात और मिलती है, वो मैं आप लोगों को इधर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्थान अपना थोड़ा सा पड़ा है। बात में सारी चीज रिवाइज करके मिटाता हूँ। तो देखिए अगर अपन लोग बात करेंगे इस बोगजागाई अभिलेख में, इस अभिलेख की बात कर रहा हूँ, इस अभिलेख में, है ना, ये मितन्नी, गौर करना भाई, दो बात है, मितन्नी एवं हित्ती राजवंश का उल्लेख मिलता है भैया। मितन्नी एवं हित्ती राजवंश का उल्लेख, राजवंश की, यानी इनके बीच में कहते हैं कि आपस में संधि भी होती थी, तो संधि का उल्लेख मिलता है और उनके बारे में जानकारी मिलती है भैया। मितन्नी और आपका क्या हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैंने आपको बताया हित्ती राजवंश किस अभिलेख में, बोगजागाई अभिलेख में। एक बार मैं सारी चीज आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए बड़े धैर्य से। स्रोत की बात कर रहे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड जो कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और यूपी में है। ऊपर वाला भाग हमें पता चल गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, उत्तराखंड और उसको छोड़ दो हिमाचल को। बाद में जो बचा हुआ भाग है अपने आसपास का क्षेत्र समझ गए हो आप लोग, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हमारा चारों ही चारों सीमा बनाते हैं ना, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। ओके, याद हो जाएगा। चित्रित धूसर मृदभांड, परीक्षा में सीधा प्रश्न आया हुआ है कि चित्रित धूसर मृदभांड किस सभ्यता से संबंधित है, उत्तर आएगा वैदिक सभ्यता से संबंधित। हरियाणा का भगवानपुरा गांव है, कि इसका नाम भगवानपुर लिखा पड़ा है, और गांव में एक घर में 13 कमरे मिले हैं। वो उन कमरों के अंदर जो मतलब चीजें मिली है, जो उस कमरों का जो स्थिति है वो वैदिक सभ्यता से मेल खाती है। इसी प्रकार ऐसे ही 3 स्थल कहाँ पर मिले, पंजाब में मिले। और कस्सी अभिलेख 1600 ईस्वी पूर्व में इराक से है साथियों, और ये ईरान से आए थे। ये बात ये अभिलेख कहता है कि एक शाखा इनकी भारत की ओर आ गई थी। और इधर बोगजागाई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व है, एशिया माइनर यानी तुर्की, मैंने आपको स्थान भी बता दिया। एक पठारी भाग है साथियों, 2000 से 4000 फुट ऊंचा ये भाग है। ठीक है, और ये वाली बात हमने कर ली है बोगजागाई अभिलेख की 1400 ईस्वी वाली। और वैदिक देवताओं, चार देवता है, मनवी याद कर लेना, मनवी अब याद हो जाएगा। मैं से मित्र, न से नास्ते,
फिर आपका मनवी, वी, वी का अर्थ क्या हो गया वरुण, और ई का लास्ट के उसका ले लेना आप लोग इंद्र। ठीक है, तो ये था आपका साथियों, यानी कि अपन आरंभिक स्रोत पढ़ रहे थे, किसके, वैदिक आर्यों के स्रोत पढ़ रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं कुछ 2-4 विशेषता आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहली विशेषता मैंने आपको पीछे भी बता दिया है और मैं और बता देता हूँ। वैदिक सभ्यता की बात की जाएगी साथियों, तो इस सभ्यता की प्रकृति क्या है, एक चीज वो देख लेना, विशेषता सीधी। ये कौन सी सभ्यता है, क्या ये ग्रामीण सभ्यता है क्या, ये बताइए। मैंने आपको पहले बता दिया है, नगरीय सभ्यता वो थी, तो ये वास्तव में क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है साथियों, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कौन सी सभ्यता है साथियों, ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, अब लेता हूं मैं, है ना, एक बात आपने इसकी पढ़ ली, ग्रामीण सभ्यता है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वह मैं और ले लेता हूँ। पितृसत्तात्मक की बात करूंगा, आगे करने वाला हूँ, यहाँ नहीं, है ना। जब अभी तो हम क्या इसको एक समग्र रूप दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं और फिर उसको अलग अलग पढ़ लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखो तो लिख लो, ये एक चीज और लिख लो, ताकि इसमें आपको पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक यानी कि यहाँ पर पितृपक्ष प्रधान था, तो वो भी याद रखना। लेकिन महिलाओं की स्थिति भी बहुत बेहतर थी, ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाओं को सब अधिकार था। वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं साथियों, जो कि मैंने एक विशेषता इसके आरंभ में आप लोगों को बता दी है, ग्रामीण यानी सभ्यता है। अब इसके बाद अगर अपन लोग बात करना चाहें साथियों, मूल रूप से, है ना, मैं आरंभिक में क्रम बताता हूँ। सबसे पहले आर्य कहाँ से आए साथियों, आर्य की बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आर्य सबसे पहले कहाँ से आए, मध्य एशिया। ये बात एक विद्वान कह रहा है ऊपर, जिसका नाम क्या है, आप सब लोग जानते हो, मैक्स मुलर। यानी ये मध्य एशिया से चले आर्य। ठीक है, लाइन के साथ साथ आर्य चल रही है, मान लेना। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश किया, खैबर दर्रे से। कहाँ पर, खैबर दर्रे से। और आरंभिक स्थान इनका, यानी भारत में जब ये आरंभिक अगर बात करें, आरंभ में ये कहाँ पर रहे, पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत। और पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का क्या नाम था, सप्त सैंधव, है ना। सिंधु और उसकी अनासायिक नदियां, सप्त सैंधव, ये लीजिए, ये ले लिया हमने, यानी इनका आरंभिक क्षेत्र। ठीक है, सप्त सैंधव में रुके, काफी समय तक यहाँ पर रुके, आरंभिक इनका काल था। ठीक है, उसके बाद साथियों ये धीरे धीरे, है ना, उसके बाद काफी समय बाद बात करूंगा, कितना समय, अभी हम 2 भागों में बांटेंगे, तो आपको पता है हम पढ़ेंगे, है ना, यानी 1500 से लेकर 1000 से 600 तक वो पढ़ने वाले हैं। तो सप्त सैंधव, ये उसके बाद ये कहाँ पर गए साथियों, उसके बाद ये धीरे धीरे, अपन कह सकते हैं धीरे धीरे ये बढ़ने लगे, पूर्व की ओर बढ़ने लगे, धीरे धीरे कहां पर बढ़ने लगे साथियों, पूर्व की ओर, धीरे धीरे, स्लो स्लो अपन कह सकते हैं, सने सने पूर्व की ओर, ये लीजिए। ठीक है, हाँ, तो देखिए सप्त सैंधव, यानी उसके बाद, यानी पहले तो ये सबका इनका प्रारंभिक क्षेत्र क्या सप्त सैंधव था, उसके बाद ये धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े। और पूर्व की ओर की अगर अपन बात करेंगे ना साथियों, तो ये यहाँ पर अब की बार रुके, कहाँ पर, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, यानी गंगा व यमुना का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पर आकर रुक गए थे साथियों। ठीक है, यानी इनका अंतिम स्थान हो गया एक तरीके से ये, तो सप्त सैंधव, उसके बाद धीरे धीरे पूर्व की ओर, और फिर ये कहां पर आकर रुक गए, गंगा यमुना दोआब में आकर रुक गए। और यहाँ पर इन्होंने अपना क्या बना लिया, स्थायी निवास भी बना लिया, स्थायी निवास, ये लीजिए, क्रम हो गया एक तरीके से पूरा का पूरा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, आर्य यहाँ से चले, मध्य एशिया से, है ना, आए थे आर्य, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया, खैबर दर्रा यानी भारत में प्रवेश। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश। और उसके बाद आप लोग इसको पढ़ लेना, आरंभ में पश्चिमोत्तर भारत में, और वो जो क्षेत्र है वो आप लोगों का कौन सा साथियों, ये रहेगा पश्चिमोत्तर भारत में सप्त सैंधव। उसके बाद धीरे धीरे ये कहाँ चले गए, पूर्व की ओर, उसके बाद धीरे धीरे पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर मतलब कहाँ, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ये साथियों यहाँ पर आगे, कहाँ पर, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आगे। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया, या अस्थायी था। तो अब देखिए साथियों, इन सभी चीजों को सहूलियत से पढ़ने के लिए, सहूलियत से पढ़ने के लिए, मतलब अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए, इस
पूरे के पूरे ये जो वैदिक सभ्यता है इसे वैदिक काल भी कहते हैं। इस वैदिक सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक काल भी कहते हैं। तो इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया। क्या बांट दिया? वैदिक काल को अपन कह सकते हैं दो भागों में बांट दिया। एक तो आपकी सभ्यता हो जाएगी साथियों कौन सी? ऋग वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक काल, और एक काल हो जाएगा आपका साथियों, है ना, इसे आप वैदिक काल भी कह सकते हो, वैदिक सभ्यता भी कह सकते हो। फिर इस काल की अगर अपन लोग बात करेंगे, एक तो ऋग वैदिक, एक आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे थोड़ा सा विस्तार देता हूँ, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। समय कितना है इसमें, प्रतिबद्धता तो है कक्षा की, है ना। तो देखिए, आर्य, मध्य एशिया, भारत, खैबर दर्रे में प्रवेश, आर्य में पश्चिमोत्तर भारत में, है ना, और सप्त सेंधव, उसके बाद धीरे धीरे पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब। साथियों, ये जैसे ही ग्रामीण सभ्यता मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, और जैसे ही आर्य है ना, सबसे पहले आकर रुके थे कहाँ पर? ये कहाँ पर? पश्चिमोत्तर भारत में। कहाँ पर? सप्त सेंधव में। तो यहाँ पर रुके थे ना, यहाँ तक ये पीछे वाले काल की बात है। दो काल हो गए, यानी कि अपन कह सकते हैं अध्ययन की सुविधा के आधार पर, ये अध्ययन की सुविधा के लिए भैया, अध्ययन की सुविधा के लिए इसके दो भागों में बांटा गया है ना, सुविधा के अनुसार के लिए दो भागों में बांट दिया, के लिए दो भागों में, दो भागों में। ओके, अब दो भाग कौन कौन सा है तुम अच्छी तरह से जानते हो, पता है, वैदिक सभ्यता। बात किस सभ्यता की कर रहे हैं? वैदिक सभ्यता की कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता को क्या कर दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आपका कौन सा हो गया साथियों? सबसे पहले ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल कह दो या सभ्यता कह दो, क्योंकि काल के अनुसार ही तो सभ्यता थी। ऋग वैदिक काल, काल के आधार पर इसको दो भागों, पढ़ने के अध्ययन के आधार पर। और उसके बाद हो गया उत्तर वैदिक। क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर शब्द का अर्थ बाद में भी होता है, आपको मैंने बताया था कई बार। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे? दो भागों में बांट देंगे। बांट दिया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का काल आपने पढ़ा था साथियों 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। शायद कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे से इस प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। और उसके बाद साथियों अब ऋग वैदिक काल, इन दोनों को विभाजन करना है, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रख लेना, इसका काल अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये 1500 से साथियों 1000 ईस्वी तक हो जाएगा, ईस्वी पूर्व। और ये आप लोगों का काल हो जाएगा साथियों 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व। ओके, उसके बाद साथियों ये भी ध्यान रख लेना, इस काल का एकमात्र जो स्रोत है महत्वपूर्ण है वो है ऋग्वेद। कौन सा स्रोत है? ऋग्वेद, यानी एक वेद की रचना भी यहाँ है और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें है ऋग्वैदिक काल में। और ये जो उत्तर वैदिक काल है साथियों, इसमें आपके जो बचे हुए सारे वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। साथ में साथियों यहाँ पर क्या है? अरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद, वो भी इसका पार्ट है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्राह्मण, ठीक है, आरण्यक और उपनिषद। बात करेंगे इनके बारे में विस्तार से। आरण्यक, उपनिषद, ये लीजिए साथियों, ये आरंभिक काल है। तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया साथियों। अब अगली कक्षा में हम क्या करने वाले हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना। आरंभिक कक्षा है, थोड़ी सी विद्युत का व्यवधान है, वरना तो मैं थोड़ा और लंबा ले जाता, ठीक है। तो साथियों आप लोगों को अगर ये कक्षा पसंद आती है तो आप जो भी कर सकते हो अपनी संस्था के लिए वो लोग आप करना साथियों। और मैंने आप लोगों को अभी वैदिक सभ्यता आरंभ करवाया है, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जैसा आज आपने पढ़ा। मैं एक बार इस चीज को रिवाइज करना नहीं भूलूंगा साथियों। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, पितृस्थात्मक थी, बात आगे करेंगे। और भी आर्य मध्य एशिया से आए, फिर खैबर दर्रे में भारत से प्रवेश किया। आरंभ में पश्चिमोत्तर भारत अपन कहें तो ये सप्त सेंधव यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां के बारे में बात करेंगे अपन लोग, है ना। सारी नदियां, झेलम, रावी, सब बात करेंगे, प्राचीन और आधुनिक भी।
और उसके बाद धीरे धीरे पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब में वहां पर रुक गए ये। यहाँ पर स्थायी आवास में रह गए थे, यहाँ पर नहीं रहे थे। अध्ययन की सुविधा के लिए अपन दोनों दो भागों में इसको बांट दिया। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है और ऋग्वेद 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। और इसके अंदर ध्यान रख लेना, उत्तर वैदिक काल में आप लोग यहाँ ध्यान रखना, यहाँ तो केवल एक ही वेद लिखा गया, एक ही वेद के स्रोत है ऋग्वेद। और इधर आप लोग ध्यान रखना क्या आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए। तो यहाँ का स्रोत है 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से, सॉरी ये क्या 6000 लिख रखा है क्या, इसको 600 कर देना साथियों, ऊपर लिखा हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों की यानी महत्वपूर्ण बिंदु था। जाते जाते मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में एक नक्शा तो बना ही देता हूँ, दिमाग में छोटा सा कच्चा, आप लोग को जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से अना सही आए, कोई कहीं पर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग यानी वनडे एग्जाम दे रहे हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जिस प्रकार अपन लोग क्या करते हैं, भारत को पढ़ते हैं, जिस प्रकार अपन लोग क्या कर लेते हैं, अपने भारत को पढ़ते हैं, छोटा सा नक्शा आप लोग बना सकते हो। बस आप लोगों के अध्ययन की सुविधा से कैसे ही बनो, बस बनना थोड़ा सा हिसाब से बना लेना, ठीक है। इसको हम लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक बस बना दिया है, इसमें ध्यान रखना आर्य यहाँ से आए थे, यह आप लोगों का ये खैबर दर्रा है, यहाँ से इन्होंने यहाँ से क्या कर लिया, प्रवेश किया और फिर ये यहाँ पर रहे थे। कहाँ पर रहे थे, यहाँ पर रहे थे, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ना साथियों आपका, ये क्षेत्र क्या कहलाया, ये क्षेत्र आपका आर्मिक क्षेत्र था, सप्त सेंधव। कौन सा था, सप्त सेंधव, ठीक है, सप्त सेंधव। और उसके बाद ये आगे चले गए पूर्व की ओर, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है साथियों, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना और आपका क्या है, दोआब, गंगा यमुना दोआब, इन दो नदियों का यानी कि एक प्रवाह क्षेत्र है। और यहाँ पर ये अपनी सिंचाई भी करती हैं, ठीक है। तो समझ गए, इनसे जल प्रदान होता है। तो ये ध्यान रखना, उपजाऊ भी है, यहाँ कृषि भी ये करेंगे, स्थायी निवास रहने लग जाएंगे। यहाँ केवल इनका व्यवसाय क्या था, पशुपालन ही था। यहाँ लोग है ना कबीले के रूप में रहते थे, लेकिन यहाँ ये स्थायी समाज के रूप में रहने लगे थे। काफी बातें यहाँ और यहाँ में बदलाव है, तो वो हम दोनों रूपों में पढ़ेंगे। ये आरंभिक काल था, मैंने आप लोगों को बता दिया, इस काल में ऋग्वेदिक काल में और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में। तो मोटा मोटी ये आप चीजें, ये चीज भी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। ये था भारत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों मिलेंगे, आप लोगों को कक्षा अगर अच्छी लगती है तो आप अपनी प्रक्रिया जितना भी कर सकते हो इस अपने यानी संस्था के प्रति, चैनल के प्रति, तो वो आप लोग कर लेना साथियों। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा मैं आपको कल एक और अच्छी बेहतर कक्षा, इसी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। और कल हम थोड़ा सा समय का पूरा ध्यान रखेंगे और विद्युत की जो प्रॉब्लम आई है उसको भी मैं निकालूंगा साथियों। तो अब मुझे आप लोग इजाजत दीजिए साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सियापति राम और जय हिंद की सेना।